नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूं, वो उत्तराखंड के आगामी जो परीक्षाएं आयोजित होने जा रही हैं अगले 2 महीनों में, इस श्रृंखला से 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाएंगे, इतना आप लिख के ले लीजिए। आज का जो हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, वो अशोक का शिलालेख या कहें उत्तराखंड का या कालसी शिलालेखों के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेंगे एग्जाम में, आइए शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए। देखिए दोस्तों, जो देहरादून के अंतर्गत जो कालसी के जो शिलालेखों के बारे में हमने कई दफे पढ़ा है कि कालसी उत्तराखंड के शिलालेख विश्व प्रसिद्ध हैं या कहें भारत में संपूर्ण रूप से ये जाने जाते हैं, अपने लिए विख्यात है। देखिए दोस्तों, अशोक कालीन जो शिलालेख है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा इस पे हम डिस्कस करते हैं। इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे हम उस पर भी फोकस रखेंगे। देखिए, अशोक के 14 शिलाओं में जो कालसी के जो शिलालेख हैं, उसे पंच शिलालेख या कहें अभिलेख में भी इसको क्या किया जाता है, गिना जाता है। इतना आप ध्यान रखिए। अशोक के जो 14 शिलालेखों के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके अंदर का जो कालसी के अंदर जो शिलालेख जो हमें प्राप्त हुए था, जो उसमें अगर हम बात करें जो पंचम शिलालेख की बात करूं या उसे अभिलेख में, इन चीजों को, तमाम चीजों को गिना जाता है। कोई भी जो शिलालेख है का जो 13वां जो शिलालेख था, उसे 13वां शिलालेख के रूप में भी इसे मान्यता प्रदान है, माना जाता है। बौद्ध धर्म का जब प्रसार जब अपनी जो चरम सीमा पर या अपनी चरम गाथा पर था, तो उस समय जो मौर्य सम्राट थे, अशोक ने ये अभिलेख क्या करते उत्कीर्ण किए गए थे। इन अभिलेखों को उनके द्वारा निर्मित किया गया था। अगर मैं बात कहूं, अशोक ने अपने जीवन काल में 84,000 स्तूप या शिलालेखों का निर्माण करवाया था। ये कभी क्वेश्चन बनता है। तो यही चीजें जो लेख या उस स्तूपों का निर्माण करें, जो बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण या भव्य इमारतों का निर्माण करें, या शिलालेखों की कहें, बौद्ध धर्म की मूर्तियों की बात करें, बौद्ध के जो प्रसार उद्देश्यों का इन्होंने इसमें क्या किया, उत्कीर्ण किया। अशोक कालीन शिलालेख ये जो है, ये मौर्य वंश से संबंधित ये रखते हैं। कभी क्वेश्चन बनता है कि जो अशोक के जो शिलालेख हैं, वो किस समय से या किस वंश से संबंधित रखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए अशोक के मौर्य साम्राज्य का ये सम्राट था, मौर्य काल का ये से संबंधित है, मौर्य काल से इसका संबंध रखता है। अब बात करते हैं आगे उत्तराखंड के जो शिलालेख हैं या कालसी के उत्तराखंड के अंदर जो शिलालेख हैं उसके बारे में। देखिए, कालसी उत्तराखंड के जो देहरादून जनपद है, उसमें जो विकास नगर के समीप अगर हम देखें तो इसके समीप ये स्थित है। जो कालसी में जो यमुना और जो टोंस नदी का यहाँ पर क्या होगा, संगम स्थल भी इसको क्या जाता माना जाता है। आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं, ये तमाम चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, और इसी संगम के किनारे ये शिलालेख हमें प्राप्त हुए। अगर आप ये यमुना और टोंस नदी का अगर ये संगम देखोगे, तो इसके मध्य में ये शिलालेख क्या हुए हैं, हमें प्राप्त हुए हैं। कालसी के इस शिलालेख के किनारे पर ही क्या है, आलम वाला नदी का यहाँ पर संगम भी माना जाता है। आमल वाला नदी का ये संगम यमुना नदी के से होता है। क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पर यमुना के संग इसका क्या होता है, संगम होता है। और यदि हम मैं कालसी की बात करूं, तो ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें, भूवैज्ञानिक तौर पर देखें या प्रागैतिहासिक काल के मद्देनजर से देखें या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें, तो जो ये स्थल है दोस्तों, ये अपने आप में महत्वपूर्ण ये स्थान है।
इस स्थान को शुद्ध नगर या खत लिका कालाकूट या कहें युगल शैल अन्य नामों से क्या कहा जाता है। कालसी के ये प्राचीन नाम जो हैं ऐतिहासिक ग्रंथों में हमें ये तमाम चीजें हमें क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। और अगर मैं बात करूं जो कालसी उत्तराखंड कुछ समय तक ये क्या था, हिमालय का ये शिरोमोर इसे कहा जाता था। और यहाँ पर जो शासकों की यहाँ पर ये राजधानी भी रही है। ये एक मुकुट के तौर पर जो सिरमौर का अगर हमने जो कहा, एक मुकुट के तौर पर इस स्थान को माना जाता था। अब मैं बात करूं जो कालसी के जो शिलालेख हैं, इनकी खोज कब हुई, तमाम चीजों के बारे में देखिए। जो कालसी के जो शिलालेख हैं लगभग 285 या फिर 285 से 258 ईसा पूर्व के ये क्या कहा जाता है, माने जाते हैं। कालसी का जो अभिलेख है जो लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। जो ये लिखा गया है आपके प्राकृत भाषा में इसको लिखा गया है। साथ ही ब्राही लिपि में भी इसको उत्कीर्ण किया गया है। और जो कालसी के जो शिलालेखों की खोज की अगर हम बात करें, इनकी खोज किस वर्ष हुई थी तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 1860 में फॉरेस्ट ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। और कालसी के जो लेख हैं उस पर हाथी का भी क्या क्या अंकन हमें देखने को मिलता है, या कहें उसका चित्रांकन भी इस शिलालेख के अंदर हाथी का भी हमें चित्रांकन या कहें उत्कीर्ण ये चीजें पत्थर में देखने को मिलती हैं। और इसके पैर के बीच में जो गज तमे एक शब्द आता है उसको भी उत्कीर्ण किया गया है। और ये जो चीज है हमें कालसी से प्राप्त है, जो हमें क्या करता है, जो लिखित तौर पर जो प्राप्त है। अगर हम कहें लिपि की बात करें, बाही लिपि भाषा आपकी प्राकृत भाषा है। और अगर स्थान की बात आ जाती है तो ये कालसी का ये नाम या कहें स्थान के तौर पे ये जाना जाता है। अब क्या था दोस्तों, थोड़ा सा इस पे गौर से अगर हम अध्ययन करें, जो मगध के जो मौर्य वंशी सम्राट जो थे अशोक, जिसे 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व का ये समय जो पीरियड माना जाता था, इन्होंने जो अपने 14 जो राजाओं की को इस शिलालेख पर उनको क्या किया, उत्कीर्ण किया गया है या कहें उनको ट्रिब्यूट दिया गया है। और जिसे जो जॉन फॉरेस्टर द्वारा क्या किया था 1860 में इनको प्रकाश में लाया गया या कहीं इनकी खोज की गई थी। और इस अभिलेख की बात करूं दोस्तों तो इस अभिलेख की जो भाषा थी प्राकृत भाषा, और लिपि की मैंने इससे पहले भी बताया कि आपकी बाही लिपि के तौर पे है। और सम्राट अशोक ने इस राज्य में नैतिकता की बात करें या मानवीय सिद्धांतों का वर्णन किया गया। और यहां पर हत्या, निषेध, जनसाधारण और यहाँ चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ की। और यहाँ पर कुएं खुदवाए और यहाँ पर वृक्ष लगवाए, धर्म का प्रचार किया, बौद्ध धर्म का प्रचार किया, माता बहनों और गुरुओं का यहाँ पर सम्मान किया गया, जनता का सम्मान किया, ऋषि मुनियों का सम्मान किया गया। यही जो शालीनता थी और जो दयालुता थी, यही अशोक का जब बौद्ध धर्म के अंतर्गत आए, यही श्रेष्ठ मूल्यों के प्रचार का यहाँ पर क्या है, माध्यम बना। और यहीं से दिशा निर्देश दिए। और लेख के अंत में जो 5 यवन राजाओं का भी इस कालसी अभिलेख के अंतर्गत हमें क्या मिलता है, वर्णन देखने को हमें क्या मिलता है, प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैंने इसलिए आपको बता रहा हूं। और साथ ही जो लेख में अशोक की जो घोषणा की गई थी कि मैंने जो राज्य के हर स्थान पर मनुष्य हो या पशु हो या कहें चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ कर, और साथ ही लोगों के साथ
अहिंसा ना करते हुए हिंसा ना करते हुए अहिंसा का मार्ग यहाँ पर प्रशस्त करा, और तमाम हिंसा को त्याग कर अहिंसा के मार्ग को बतलाने वाले जो बौद्ध थे, बौद्ध धर्म का अनुयायी के रूप में इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इसके अंतर्गत समर्पित कर दिया। और जो ये शिलालेख हैं, देहरादून जनपद का जो मुख्यालय से अगर हम बात करें, जो चक्राता राजमार्ग है, तो वहां से 50 किलोमीटर की दूरी पर ये यमुना नदी के तट पर ये कालसी का जो प्रखंड है ये यहाँ पर स्थित है। और ये जो तमाम चीजें हमें कालसी के अंतर्गत जो मिली, ये से भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इसको क्या किया गया, संरक्षण दिया गया है। अगर आप बोर्ड भी देखोगे, तमाम चीजें ये मेरे पीछे देख लोगे, तो ये बोर्ड भी यहाँ पर भारतीय पुरातत्व के तौर पर यहाँ पर क्या है, इनको संरक्षण दिया गया है। ये चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब कालसी देहरादून से संबंधित में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सम्मुख से रखूंगा। देखिए, यमुना नदी व अमलावा नदी के तट पर ये स्थित है, पहले ही आपको स्पष्ट होना चाहिए। अशोक का जो शिलालेख है वो कहां से प्राप्त हुआ है, वो कालसी से आपको प्राप्त हुआ है। इसका प्राचीन नाम क्या था, क्वेश्चन बनता है। तो खतलिका, कालाकुट और युगसैल इसके प्राचीन नाम थे। हेनसांग ने इस नगर को जो नाम दिया था दोस्तों, वो शुद्ध नगर के रूप में हिंसांग द्वारा ही इसको ये नाम दिया गया। इतना स्पष्ट हो। कभी क्वेश्चन क्या बनेगा, शुद्ध नगर नाम किस व्यक्ति द्वारा सुझाया गया, किसके द्वारा ये दिया गया, तो आपको पता होना, हेनसांग जो चीनी यात्री था जो, तो उस व्यक्ति द्वारा इसे शुद्ध नगर का नामांकन इसके द्वारा किया गया। और अगर हम स्थानीय नाम की अगर बात करें, जो स्थानीय क्षेत्र में किसी इस स्थान को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, ये चित्रशिला के रूप में हम इस स्थान को जानते हैं। ठीक है। और तो और इसमें अगर मैं बात करूं, साथ ही अगर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, महाभारत काल में जो राजा विराट थे ना, उनका ये राज्य क्षेत्र भी माना जाता है। 1254 के अंतर्गत नसरुद्दीन मोहम्मद द्वारा कालसी का ये क्या कहते हैं, विखंडन कर दिया गया था। यहाँ पर इसको क्या कर दिया था, इसको तोड़ दिया गया था। इसका खंड विखंडन कहते हैं ना, जब दो अणुओं का जब आपस में विघटन होता है तो क्या है, क्लॉप हो जाता है, यह विस्फोट हो जाता है। इस प्रकार से इसके द्वारा किसने किया, नसरुद्दीन मोहम्मद द्वारा कब किया गया था, 1254 में कालसी का विघटन कर दिया गया। कालसी को जौनसार भाबर का प्रवेश द्वार भी ये माना जाता है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बना, जौनसार और भाबर का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए, कालसी को ही ये प्रवेश द्वार के तौर पर नॉमिनेट किया गया। और साथ ही यहाँ प्राचीन स्थल की अगर बात करें, ये बाड़ा वाला या कहें जगतग्राम में ये स्थित है। जत ग्राम की बात करें तो 1953 से 1954 ईस्वी में यहाँ जगत फॉर्म के स्वामी को यहाँ पर खुदाई के दौरान यह युगसैल नामक जो राज्य के वार्षिक गण अगर हम कहें वंशज के यहाँ पर जो सीलवर्मन थे, उनका नामक जो राजा का यहाँ पर चौथा अश्वमेध यज्ञ के अवशेष भी हमें इस स्थान पर कालसी पर हमें प्राप्त हुए। कभी क्वेश्चन बनता है, जो सीलवर्मन है नामक के जो राजा थे, वो चौथे इस स्थान से क्या मिला है, इनके अश्वमेध यज्ञ के यहाँ पर क्या मिलते हैं, अवशेष हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। किस जगह पर, कालसी में। अशोक आश्रम, इसे धर्मदेव शास्त्री भी कहा जाता है। यहाँ पर धर्म की शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, या कहें एक विद्यालय के तौर पर इसे जाना जाता था। धर्मदेव शास्त्री इसे कहा जाता है। और साहित्य सुमाया चक्राता मार्ग पर, आमला नदी के तट पर ये स्थिति जो मंडी है यहाँ पर है। यहाँ पर परशुराम मंदिर भी स्थित है, जो कालसी गांव में डिमाऊ गांव है, वहां पर ये स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए।
जो ये मैंने जो आपको ये क्वेश्चन जो रखे हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछे जाता है। जो मैंने पढ़ा है तमाम चीजें यहीं से पूछे जाएंगे, आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जितने भी वीडियोज मैं बनाऊंगा उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो कैसी बनी है प्लीज कमेंट सेक्शन पर अपना सुझाव दें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।